Good afternoon, everyone. Today, again, continuing to the governance. Today we'll deal with part D and then part A कि हम कैसे cover कर सकते हैं ये दोनों. Understand one thing very clearly कि कैसा है ना, in all the 9 papers, every subject, every chapter, सबका पढ़ने का तरीका अलग है. You cannot have same strategies for all the subjects, all the chapters. कीपिंग इन माइंड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू पार्ट डी. वी ऑल नो इट इज ऑफ 10 marks, 3 chapters and more than 150 pages if I'm not wrong. Near about that, है ना. तो हम कैसे पढ़े इसे? तो इसके लिए I have made some things easy for you. देखो, सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है अगर हम ये देखें तो ऑब्वियसली आपने डे 1 से जहां से पढ़ाई की है आप अपने नोट्स से ही पढ़ेंगे. नो चेंज इन दैट. अगर आपने मॉड्यूल से किया है तो मॉड्यूल, कहीं और से तो वो. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए, इतना सारा कंटेंट है. तो व्हाट आई हैव डन इज I have some highlighted part for you. I'll share this PDF, the extract of this all the chapters of part 3. Now, आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम आपने ये जो हाईलाइट किया है तो किस बेसिस पर किया है ना. देखो, जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मॉड्यूल में सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस. एंड देन थर्डली हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, मॉड्यूल के एंड में एक क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो इन तीनों को एक साथ क्यूमुलेट करके जो टॉपिक्स कवर हुए हैं यहाँ पर, उन सबको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है. एंड इफ यू नोटिस, एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आया है. सो योर फर्स्ट प्रेफरेंस व्हेन यू आर स्टडीइंग, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि आप ये एटलीस्ट इतना तो पढ़ेंगे ही एथिक्स के चैप्टर में. ठीक है. अगेन अ वेरी बिग डिस्क्लेमर आई एम गिविंग कि यू नेवर नो ICSI आपको क्या पूछ लेगा. सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करने के लिए हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए आप पहले ये पढ़ेंगे. इट डजंट मीन कि आप बाकी का चैप्टर छोड़ देंगे. You have to go through the entire chapter once. एक रीडिंग करनी पड़ेगी. Please don't keep any of the topic as unseen or untouched because unpredictable questions can be asked in the examination. Okay. अच्छा, एक बार इस चैप्टर को देखते हैं. ठीक है. देखो, यहाँ पर एथिक्स का एक ऐसा है ना, तीनों चैप्टर्स के अंदर यू विल फाइंड कि एथिक्स के चैप्टर से ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बाकी दो चैप्टर्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. केस स्टडी बहुत कम रहेगा, इधर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेगा या फिर डायरेक्ट रहेगा. बट इन एथिक्स यू विल गेट टू सी डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. हाउ? ये देखो. ठीक है. सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ये एथिक्स के अंदर का. यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. सो द क्वेश्चन इज कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़े, है ना. देखो, सबसे पहले आप हाइलाइटेड पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस पार्ट पढ़ेंगे एज डिस्कस्ड. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. हम तीनों चैप्टर्स की बात करें, तीनों चैप्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली एथिक्स के चैप्टर से आता है. आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सबसे पहले ना एथिक्स का एक मेजर डेफिनेशन आपको लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले कोट कर देना कि एथिक्स मतलब क्या. ठीक है. और यहाँ पर मैंने जो ग्रीन में हाईलाइट किया है ना, ये क्या है, इसको ना एक क्वेश्चन कमेंट बेस्ड क्वेश्चन करके ना फ्रेम किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, एक्सप्लेन. ऐसा क्वेश्चन दे कैन फ्रेम. सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ना ऐसा हाईलाइट कर दिया ग्रीन पार्ट में. ओके. नाउ द नेक्स्ट बिजनेस एथिक्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट बात. तो बिजनेस एथिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है क्या है, और इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. ये 3 पॉइंटर्स है, तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए. अब देखो, यहाँ पर ना बीच बीच में आप देखोगे कुछ कुछ केस स्टडी पार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है.
देन अ स्टोरी बाय नारायणा मूर्ति। सो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम जनरली क्या करते हैं, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो एग्जाम्पल, केस स्टडीज ऑन एथिकल डिलेमा, एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 7। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस, हमने ये पढ़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? द रेलेवेंस इज कि अभी हमने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखा ना, ये वहीं से उठाकर उन्होंने आपको दिया है। अगर आपने ये पढ़ लिया होता एग्जाम के पहले, so you would have been in a better position to answer such type of question। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, जो थेरोटिकल पार्ट है वो तो हमको पढ़ना ही है, और ये जो केस स्टडी पार्ट एग्जाम्पल बेस्ड दिया है, हमें इसे रीड करना है, इस चैप्टर से छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक देख लिया एथिक्स का डेफिनेशन और फिर बिजनेस एथिक्स के बारे में। देन यू हैव टू रीड दिस पार्ट वेरी थॉरली, ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ कि अगर इसमें से कुछ पूछा तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एथिक्स एंड बिजनेस चैप्टर नंबर 15। ठीक है, इस चैप्टर के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाना पार्ट डी में, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, so 95% of the time one question is compulsorily asked from this chapter, उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। तो समझो 5 मार्क तो इसमें से आने ही वाला है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है उसमें नेक्स्ट 5 मार्क का, वो डिपेंड करता है, वो ना इट्स योर लक, हो सकता है एथिक्स का ही दे दे, सीएसआर का दे, या फिर एंटी करप्ट ब्राइबरी लॉस का दे। सो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट वन क्वेश्चन इज कंफर्म। सो इसलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा थॉरोली करेंगे। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ओके, देन यू हैव टू रीड ऑल दीज। ठीक है, छोड़ना नहीं है, मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू रीड इट। देन अगेन इंपॉर्टेंट है ये 5 बॉटम लाइन्स ऑफ द फ्यूचर। एवरी पार्ट कैन बी आस्क्ड एज अ स्मॉल क्वेश्चन, क्योंकि आईसीएसआई के पास ना कंटेंट बहुत कम है इस चैप्टर के लिए, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ पूछ लिया है। अगेन ये ग्रीन हाईलाइट किया है, क्वेश्चन फॉर्मेट कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। A business organization is not merely an economic entity, but also a social organism, a human community. Explain. ठीक है, so then यहाँ अगेन ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट में टैगलाइन दे देगा, आपको बोलेगा कमेंट। सो यू हैव टू बी थॉरो। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम में आया, सो देन यू विल से आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है, सिलेबस के बाहर है ना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब इसके बाद ये वाला पार्ट आपको रीड करना है पूरा, ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। देन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एथिकल डिलेमा। यहाँ पर देखो हर चीज ना बहुत बार रिपीट की है एथिकल डिलेमा के डेफिनेशन को, तो इतना नहीं करना, 4 पॉइंटर्स हमारे इंपॉर्टेंट इसमें होने चाहिए। सो आई हैव हाइलाइटेड कि भाई एक डेफिनेशन दिया है, एंड देन दे हैव रिपीटेड वन लाइन, एक ही लाइन को बार बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, डजंट मेक सेंस। तो हमें इंपॉर्टेंट वाला जो था वो ही हमें याद रखना है। देन अगेन यू हैव टू रीड दिस, कि पहले एक्सप्लेन किया उन्होंने कि एथिकल डिलेमा होता क्या है, फिर उन्होंने बोला कि एथिकल डिलेमा के ऊपर केस स्टडीज दी गई है एक कुछ एग्जाम्पल्स फॉर्मेट में, एंड देन आगे यहाँ पर कि एथिकल डिलेमा कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका सोल्यूशन क्या है वो एक्सप्लेन किया गया। सो रीड दीज एग्जाम्पल्स वेरी थॉरोली। देन अब ये देखो, रिजॉल्विंग द एथिकल डिलेमा, ऊपर जो केस स्टडीज दी गई थी ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी है, मतलब एथिकल डिलेमा को उन्होंने अप्लाई करके यहाँ पर सोल्यूशंस दिया, आप क्या कर सकते हो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है एक ऐसा केस स्टडी दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि ऐसे रिजॉल्व द केस स्टडी, तो आपको इसी पैटर्न में आंसर लिखना है, इसलिए ये वाला बॉक्स ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम क्वेश्चन आकर गया है, कोड ऑफ एथिक्स से क्वेश्चन आता है। सो अ कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो आपको दो चीजें, या तो कोड ऑफ एथिक्स बोल देगा, या फिर एक कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पर दो कंटेंट दिए हुए, दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। देन मूविंग अहेड, इंडियन एथोस, यू जस्ट हैव टू रीड इट, चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने के, बट आ सकते हैं, है ना। ये MQ मतलब मॉड्यूल क्वेश्चन, मॉड्यूल के पीछे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये वहां का क्वेश्चन है ये, कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो, कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट,
हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड देन वी आर, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, है ना। Again, this can be a question. A well-written code of conduct clarifies an organization mission, values, and principles. Explain. So likewise, I have marked everything for you. This is a model question as well as a past year question. Code of ethics और code of conduct का difference क्या है और similarities क्या है, advantages exam में आकर गया है. So this is important and then the chapter is finished. तो अगर आप देखो तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए. सी हाईलाइटेड पार्ट बहुत कम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा नहीं है कुछ, बाकी तो रीड ही करना है आपको. आई होप यू आर गेटिंग. तो हमने उसे जो सोच कर रखा ना कि इतना बड़ा कैसे करेंगे, तो आई थिंक एथिक्स मैनेजेबल है, आराम से हो सकता है. ठीक है. नाउ so we have seen ki how to study. First the highlighted parts, then the balanced part. Now exam में questions कैसे आते हैं, सारे chapters से direct questions and case study. Let's see कि ऐसा होता है क्या. देखो direct question आता है ethics के chapters से. Code of ethics क्या है and code of, अभी हमने देखा code of ethics and code of conduct are used interchangeably. हमने अभी difference between type देखा था वहां पर. Then explain the concept and the need of triple bottom. This is from the CSR chapter. Then यहाँ पर ये वाला explain the additional provisions for board members and management committee members in a model code of business conduct and ethics. पता है इसका आंसर क्या कहाँ दिया है, एक ऐसे पार्ट से जो स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाएंगे एग्जाम में. ये यहाँ दिया हुआ है, ये इन बिटवीन द लाइंस और यहाँ पर, और हम इसको इग्नोर कर देंगे, राइट. तो ऐसा नहीं करना है, रीड करके जाना है. देन आगे दूसरा क्वेश्चन पेपर है ये जून 22 का, एथिकल डिलेमा. डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोड्स टू कम आउट ऑफ एथिकल डिलेमा, मतलब क्या सॉल्यूशंस हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. नाउ ये हो गया, हमने देखा कि एथिक्स चैप्टर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, सारे पेपर्स में मैंने आपको बताया, सिर्फ एक्सेप्ट वन पेपर जहां पर पूछा नहीं गया था, वरना 5 मार्क कंपल्सरी क्वेश्चन होता ही है. सेकेंड एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें हमने देखा, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, और ये उस एग्जाम्पल्स से लेकर आया है उन्होंने, इसलिए एग्जाम्पल्स छोड़कर नहीं जाना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू योर रेस्ट 2 चैप्टर्स, CSR एंड योर एंटी ब्राइवरी लॉज. जैसे मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिया है, वैसे ही उन 2 चैप्टर्स में हाईलाइट करके दूंगी. नाउ क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते 2 चैप्टर्स से. सबसे पहले आएंगे नहीं आएंगे डिपेंड करता है. CSR के लिए तो एक बार आ भी जाते हैं. ठीक है. सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नो गोल गोल जलेबी डायरेक्ट क्वेश्चन. देखो तो इतना टेंशन नहीं लेना इन चैप्टर्स के लिए. ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ और हाउ टू अप्लाई नीड ऑफ द ट्रिपल बॉटम अप्रोच. देन ईवा क्या होता है ये बता दो, एंड यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट व्हाट इज नेट जीरो, CSR के चैप्टर से दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है ये. अगेन यहाँ पर देखो 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट आपको बस एक्सप्लेन करना है इन सबका मीनिंग जो जो बोला गया है. देन हियर कंडीशंस क्या है, इन्होंने जो ग्रुप ऑफ 50 साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स डेवलप किया था ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. कम्युनिकेशन इन प्रोग्रेस क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन. तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि सिर्फ स्पेशली एथिक्स से आएगा केस स्टडी, बाकी से आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर एज अर्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन हैज डायरेक्ट आंसर्स, case study based question has the introduction, concept and the conclusion. Okay. And जो सबसे
बेसिक डिफिकल्टी 3 चैप्टर्स को लेकर होती है कि मैडम हमें इतना सारा पढ़ना है क्या? आई हैव गिवन यू सोल्यूशन फॉर इट. Read the highlighted part and then the balance part. Don't ignore the balance part. Okay. This was all about part D. Now let's move on to part A. हम part A को चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी रखेंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से हम कैसे पढ़ सकते हैं. फर्स्टली, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, सेम आंसर. अभी तक जहां से पढ़ते आए हो वहीं से पढ़ोगे. ओके, नाउ एज आई सेड इन द इनिशियल टाइम कि आप हर चैप्टर को एक जैसे नहीं पढ़ सकते हो. एवरी चैप्टर हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैडम हमने जैसे पार्ट बी, सी और डी में थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज किया था, इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, कहीं हमने पास्ट पेपर को देखकर पढ़ाई की थी, तो क्या हम पार्ट ए में भी वैसा कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट हियर बिकॉज every chapter has equal importance. हर चैप्टर में से एक 5 मार्क क्वेश्चन आता ही है. हो सकता है किसी चैप्टर से 10-15 मार्क्स का भी आ जाए. ठीक है, सो प्लीज डोंट बी चूजी इन स्टडिंग पार्ट ए. ऐसा नहीं है कि हम कुछ चैप्टर में से एक पार्ट पढ़ ले, एक छोड़ दे. नो, डोंट डू दैट. हाँ, इसका दूसरा सोल्यूशन आई कैन गिव यू कि आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो अपने सीक्वेंस में, जैसा आपको लगता है वैसा पढ़ो, एंड देन उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, सी कि इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आया है, एंड देन उस टॉपिक को फिर से एक बार रीड कर लो. और हाँ, उसके सामने EQ लिख दो जैसे हमने पहले किया था. सो व्हाट कैन आई डू? स्टडी द एंटायर चैप्टर, देन ओपन योर पास्ट पेपर्स, see what questions are asked, make your EQ list itself and then revise those concepts again. 5 minutes में उसको एक बार फिर से रीड कर लो. तो क्या होगा? आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया, आपने पास्ट पेपर देख के उनके क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लिया इन टेकिंग 5-7 मिनट्स मोर. आप फिर से रिवाइज कर लोगे उन चीज को. इससे ज्यादा कुछ भी मत करना, छोड़ने की तो सोचना भी मत. ठीक है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टू स्टडी. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हमें कैसे पढ़ना है, एग्जाम में एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे आंसर करना है. ओके, तो हम चैप्टर वाइज ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स देते चलेंगे. सबसे पहले देखो कैसा है ना, एक ग्रुप करके रखिए आपको पढ़ने पर समझाने के लिए. चैप्टर नंबर 3, द बोर्ड इफेक्टिवनेस, बोर्ड कमिटी, then your vigil mechanism, audit, accounting, your secretarial standard and disclosure policies जो हम पढ़ते हैं, ये सारे चैप्टर्स ना कंपनी लॉ रिलेटेड है. एंड आई होप हम सब ने एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ा ही होगा, है ना? तो इन चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, व्हाट इज अ स्टडी अप्रोच, इनको उसी तरह से पढ़ो जैसे आप एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ते थे. कैसे करते थे? हम एक सेक्शन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134, है ना, या फिर हमने कमेटी ले ली, ऑडिट कमेटी, NRC कमेटी एक्सेट्रा. फिर हम उसका सेक्शन देखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोविजंस पढ़ते हैं. ओके, प्रोविजन ये है कि इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, चेयरमैन शुड बी दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज द प्रोविजन वी स्टडी. एक सेक्शन पढ़ लिया, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. तो ये चैप्टर का जो कंटेंट वो इस तरह से फ्रेम किया गया है. आपको प्रोविजन बेस्ड पढ़ाई करनी है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि एग्जाम में इन चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है. उठा लो कोई पास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जो 20 मार्क्स का देते हैं, 5 मार्क्स ईच, 4 सब क्वेश्चन कमिटीज पे रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहेगा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन चैप्टर्स पे वो क्वेश्चन होता है. So the approach how to study, they are company law related chapters. जैसे एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे, एक प्रोविजन पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो. सेक्शंस याद होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, छोड़ दो. राइटिंग अ रॉन्ग सेक्शन इज नॉट एडवाइजेबल. बेटर नॉट राइट द सेक्शन. ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है.
आएंगे केस स्टडी बेस्ड, आंसर वैसे लिखना है। सबसे पहले हम प्रोविजन लिखते हैं, फर्स्ट प्रोविजन क्या है, सेकेंड हम लिखते हैं फैक्ट, और थर्ड हम लिखते हैं कंक्लूजन जो पूछा गया है। ओके, देन नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारे इन चैप्टर्स की बात, ठीक है। आगे एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 11, जो ना हमारा पूरा फोरम्स का चैप्टर है। लेट्स चेक। यस, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये चैप्टर को कैसे पढ़े, है ना। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक ये जो दिया हुआ है फर्स्ट आईसीएसआई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर ये जो की हेडिंग्स है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद है ना, अंदर का हम खुद लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरल स्टैंडर्ड, हमें पता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS1 है, SS2 है, किसने लाया, किसने इशू किया, इसमें कंटेंट वही दिया हुआ है। सो यू शुड नो द हेडर्स हियर। अब कोई भी आप जब ये पढ़ेंगे, तो उसका विजन, उसका मिशन, ये दो मैंडेटरी आपको पता होना चाहिए। कैसे पढ़ सकते हैं, कुछ ना इसका निमोनिक्स बना लो, क्योंकि इतने सारे फोरम्स है, सबका विजन मिशन अलग है, एंड एट द एंड सब मिक्स हो जाता है। तो कुछ ऐसा रिलेटिंग फैक्टर बनाओ, कुछ इसके नाम से रिलेट करके खुद के लिए फनी लाइन ऐसा कुछ तो क्रिएट करो, जिससे आपको रिकॉल हो कि ये दो विजन और ये मिशन जो है ना, ये इसका है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा और इस तरह से याद करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक फोरम के लिए ना 8 पॉइंट्स का आप आंसर रेडी कर लो, क्योंकि ये ना मैक्सिमम 5 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आकर गया है इन ऑल द पास्ट पेपर्स। तो 5 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट्स इनफ है। सेफर साइड आने के लिए 10 पॉइंट्स याद कर लो, कि एग्जाम में हमें दो याद नहीं आए तो हर एक फोरम का विजन लर्न कर लो, मिशन लर्न कर लो, किसी निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो उसको। एंड थर्ड, 10 पॉइंटर्स का आंसर लर्न कर लो। उसमें कोई भी 10 पॉइंटर्स आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या कंटेंट दिया हुआ है। सिर्फ एक छोटा छोटा आंसर फ्रेम कर लो सबके लिए एंड यू आर डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, हो सकता है कुछ ना ओवरलैपिंग ऐसे कॉमन पॉइंटर्स हो, तो अपने लिए आंसर को इजी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर NFCG के बारे में दिया है। अब गवर्निंग काउंसिल है, अगर मैं होती तो मैं क्या करती, कॉमन कॉमन पॉइंटर्स ले लेती, जैसे कि प्रेसिडेंट 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 है ऑफ ICAI SI ICCMA, हो गया। सेक्रेटरी 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 अगेन ICAI ICSI, ये देखो ना, यहीं पर आपके 4 7 पॉइंटर्स तो यहीं पर लर्न हो गए। तो इस तरीके से ना ये जो चैप्टर्स है, इसमें आपको ऐसे बहुत कॉमन कंटेंट मिलेगा। अपने लिए कंटेंट को इजी करो, डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें मत पढ़ो जो हमें याद नहीं रहने वाली। ये तो बहुत इजी, आराम से याद रह सकता है। ऐसे ही आगे आप कुछ पॉइंटर्स, जैसे कि पावर्स है, पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजों के अंदर, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये डायरेक्टर्स को लेकर है, ठीक है। हमने एग्जीक्यूटिव से लेकर के अभी तक के डायरेक्टर्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटीज, इन सब के बारे में बहुत पढ़ा है। आप कुछ नहीं तो 5 पॉइंटर्स अपने आप से तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्टर्स की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसके लिए आपको कंटेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है। ICSI is not interested in the copy pasting content, they are interested in the conceptual clarity of the students। तो अगर आप यहाँ पर इसको लर्न नहीं करोगे तो भी यू आर इन पोजिशन टू राइट कि हाँ एनुअल रिपोर्ट्स अप्रूवल होता है, अपॉइंटमेंट का काम करते हैं, रीअपॉइंटमेंट का काम करते हैं, डायरेक्टर्स रिमूवल का काम करते हैं, आप ये सब खुद लिख सकते हो। सो माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज कि जहां पर आपको ऐसे कॉमन कंटेंट दिख रहा है, इसको रीड करो,
खुद से आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। देन सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर द अदर एरियाज एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर, इस तरह से आपको एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा। सो इट्स एंटायरली अ थ्योरी चैप्टर एज आई सेड। आप पॉइंटर्स फॉर्मेट में से करो, हर एक के लिए एक छोटा आंसर फ्रेम कर लो कि मुझे ये इतना आंसर लर्न कर कर जाना है। देन विजन मिशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोल रही हो ना, कीवर्ड्स याद कर लो, अंदर का लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, रीड कर लिए हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ रट्टा मार चैप्टर, आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका कि इस कोड का विजन क्या है, 3 मार्क क्वेश्चन, मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर एक को एक्सप्लेन ऐसा बोल देगा। पूरा प्योरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। नाउ कमिंग टू द मेजर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर लर्निंग, योर चैप्टर 9, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 1, जहां पर ये चैप्टर का कंटेंट क्या है, यू विल फाइंड 3 टाइप ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहला एक थ्योरी रहेगा इस चैप्टर में, दूसरा आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, तीसरा आपको बहुत सारे कोड्स देखने को मिलेंगे। सो नाउ हाउ टू लर्न दिस, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कैल्पर्स का है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही बाकी कोड्स के अंदर भी मिलेगा। तो हम कैसे पढ़े? सबसे पहले ना, जो ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीनिंग्स जिसके बारे में आप खुद अपने मन से आंसर फ्रेम कर सकते हो, इंटरनल मैटर, सबसे पहले वो पॉइंटर्स को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स अकाउंटेबिलिटी, इजी है, वर्ड पढ़ते ही अपने को अंदर का हम लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हमें पता है क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं आप, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। देन ट्रांसपेरेंसी से आप गुडविल को रिलेट कर सकते हो, है ना। डिस्क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो यहाँ पर गवर्नेंस के बारे में उन्होंने बोला, है ना। देन इट इंक्लूड डिस्क्लोजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई हैवंट इवन रेड दिस, आई गेव द पॉइंटर्स ऑन माय ओन एंड इट इज मैचिंग हियर। ऐसा आपके साथ भी होगा, हमने सब पढ़ा है। देन उसके बाद जैसे कि कुछ कॉमन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको पता है इसके बारे में, हम इसका अंदर का आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं। सो जहां पर आपको ऐसे बहुत से 17 पॉइंटर्स दिए, हमें कोई 10 पॉइंटर्स लर्न करना है। फॉर मैक्सिमम अगर ये आया तो 8 मार्क के लिए आएगा, मिनिमम 5 मार्क के लिए आएगा, ठीक है, बेयर मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा। 10 पॉइंटर्स लर्न करके जाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन द प्रिंसिपल्स वाला पार्ट, 10 पॉइंटर्स निकाल लो, कॉमन पॉइंटर्स निकालना, जो जिसके बारे में आपको पता है आप लिख सकते हो, और सिर्फ ये पॉइंटर्स लर्न कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना इन पॉइंटर्स को, और अंदर के कंटेंट को एक बार रीड कर लेना, कीवर्ड्स कि हाँ इसमें ये चीजें लिखना है, एंड एग्जाम में राइट इन योर ओन वर्ड्स। ऑफ कोर्स रेलेवेंट चीज लिख कर आना, अगर आप हेडिंग सही लिख दोगे, अंदर कुछ भी लिख दोगे, आपको 0 मिलेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। इस तरह से आपको जो प्रिंसिपल्स वाला पार्ट है वो करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया एक कोड, एक कोड के अंदर हमने ऐसे 10 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, ऐसे बहुत सारे कोड्स है, कैसे करेंगे? द ओनली सोल्यूशन इज टू, पहला रिवाइज, दूसरा इसके लिए अगेन कोई शॉर्टकट बनाओ। मैंने भी खुद के लिए बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स बनाए थे, आई इवन डोंट रिमेम्बर, वरना मैं आपसे शेयर कर लेती। और जैसे हमारा होता है कि हम स्कूल में जो प्लैनेट्स के नाम लर्न करते थे, तो हम एक लाइन बनाते थे कुछ, आई डोंट रिमेम्बर इट। तो वैसे ही फनी सा लाइन वाइन बना लो, जिससे आपको एटलीस्ट उसके इनिशियल्स के थ्रू आपको कुछ याद आ जाए। दिस इज द ओनली की टू रिमेम्बर द प्रिंसिपल्स, है ना। ओके, सो यू हैव टू लर्न द हेड पॉइंट्स, इंटरनल मैटर अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना। अगेन कोड्स, देखो स्टूडेंट्स ना एक कोड्स को लेके बहुत 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 परेशान रहते हैं। पूरे सिलेबस में अगर 10-12 कोड है,
तो सबसे पहले क्या करो, सिर्फ इसके लिए बता रहे हो, पास्ट पेपर में जितने कोड्स आकर गए हैं सबसे पहले वो पढ़ लो, ठीक है। देख लो कौन से एफएक्यूज है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कोड्स के ऊपर, पहले वो पढ़ लो। अगेन हर कोड के लिए एक आंसर फ्रेम कर लो 10 पॉइंटर्स का, रट्टा मार लो उस आंसर को, क्योंकि वो आपको कभी काम नहीं आने वाला फ्यूचर में। ऑनेस्टली कोई नहीं पूछेगा आपको कि यूके कोड में क्या हो रहा है और जापान के कोड में क्या हो रहा है, वो जस्ट आपका अभी थियोरेटिकल नॉलेज के लिए है। 10 पॉइंटर्स फ्रेम कर लो, सिर्फ उतना ही लर्न करो, ठीक है। हो सकता है क्योंकि मॉडल में बताया कि बहुत बड़े बड़े 2-2 पेजेस के दिए हैं, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए उतना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है इसको। एंड इसका पता है क्या, वेटेज ना, पूरे 100 मार्क के पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कोड का, और वो सिर्फ 5 मार्क्स का। सिलेबस में दिए 10 से 12 कोड, स्टूडेंट्स उसके पीछे परेशान हो जाते हैं, सिर्फ 5 मार्क के लिए वो पूरा परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज डोंट स्पेंड योर टाइम वरिंग कि हम कैसे लर्न करेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा है। इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लो, बाकी जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये नहीं आया है एग्जाम में, ये आ सकता है, दिख रहा है कंटेंट बहुत ज्यादा है, अच्छा है, पूछने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसको रीड कर लो, खत्म। लीव इट, ऐसे चीजों पे दिमाग नहीं लगाना जहां हमें डाउटफुल है। बाकी का जो आपका 90 मार्क्स का पेपर है उस पर फोकस करो, है ना। एंड देन फॉर योर चैप्टर 8, चैप्टर 8 के अंदर देखो क्या है ना, 229। या चैप्टर 8 के अंदर आप अगेन कंटेंट क्या रहेगा, पहला इसमें थियोरेटिकल कंटेंट है, दूसरा प्रिंसिपल्स है, और तीसरा कोड्स है, ठीक है। प्रिंसिपल्स और कोड्स के साथ कैसे डील करना है ये तो हमने देखा। थियोरेटिकल कंटेंट में अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ना सेक्शंस दिए हुए हैं, बहुत 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 सारे, टेबल ही टेबल है। नाउ द थिंग इज, हमें ये सब लर्न करना है क्या, सब पढ़ना है क्या, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करो। इसके अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लोगे, ठीक है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आप जब सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ोगे, तो सेक्रेटरियल ऑडिट के इसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट में ना, वहां पर कंप्लायंसेस वाला चैप्टर के अंदर आपको कुछ सेक्शंस ऐसे टेबल बने हुए दिए हैं, वहां से आप वहां पर ऑलरेडी कुछ कवर हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हमने एग्जीक्यूटिव से पढ़ते आए हैं, राइट, कंपनी लॉ रिलेटेड। तो इन सब चीजों को लर्न नहीं करना है आपको, बस देख लो कि कौन कौन से सेक्शंस ना मुझे अच्छी से आते हैं, याद है, पहले वो सेक्शंस को टिक कर लो और कंटेंट रीड कर लो, मतलब एग्जाम में उससे रिलेटेड आया आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड आप क्या करो, जो बैलेंस पार्ट रहेंगे आउट ऑफ 10, समझो आपको 5 ऑलरेडी आते हैं, बचे 5, उन 5 में से भी देख लो कि किसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हेडिंग पढ़ के समझ में आता है इंपॉर्टेंट है नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल नोटिस हमें ऑलरेडी आता है ना। उसके बाद एकदम बेसिक बेसिक, कीप प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्स इंस्पेक्शंस के लिए, मिनट से रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन एनुअल जनरल मीटिंग का बेसिक बेसिक, ईजीएम के बारे में, प्रॉक्सीज, ठीक है। देन पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ये हम सीआर में पढ़कर आए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 4-5 सेक्शन तो ऐसे ही हमारे लर्न हो जाते हैं। बैलेंस को रीड कर लो और जो लगता है थोड़े से लर्न कर लो, ये टेबल को पूरा रटना मत, स्ट्रेटेजी से काम करना। देखो सेक्शन 242 आपने जो सीआर में पढ़ा, तो उसका कंटेंट और यहाँ पर जो दिया इसका कंटेंट सेम ही रहने वाला है, बेयर एक्ट है, ये लॉ है। ऐसा तो नहीं है ना वहां पर जो लिखा हुआ है नोट्स में और यहाँ लिखा दोनों अलग अलग रहेगा, नो, बिकॉज इट्स अ लॉ, लॉ इज कॉमन। तो इसीलिए एक जगह से पढ़ो दूसरी जगह से रिकॉल कर लो। लाइकवाइज यू हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है। और क्या है इस चैप्टर में हम देख लेते हैं। इसके अलावा सेबी आईसीडीआर, आईसीडीआर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगेन आपका कवर हो जाएगा इसमें फंडिंग में। सो यू डोंट हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, यू जस्ट हैव टू रीड इट। यस,
आई फॉरगॉट टू टेल दिस, इस चैप्टर में ऐसी चीजें हैं जो आपके आरसीडी में भी है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, देन आपका ये राइट्स द शेयर होल्डर्स, इसमें ओएनएम भी दिया हुआ है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बारे में भी आगे दिया हुआ है कहीं ना कहीं। यस, सी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सा कंटेंट ओवरलैपिंग है, फंडिंग वाला है, आरसीडी वाला है, वो टेबल में कंपनी लॉ जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, तो इन सब पार्ट को उड़ाओ, पढ़ना नहीं है अंदर का कंटेंट ज्यादा, सिर्फ रीड करना ही क्या दिया है, एग्जाम में आया आप लिख सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सी क्लास एक्शन सूट, अगेन हमने आरसीडी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको वापस यहाँ से नहीं पढ़ना है। एंड देन यहाँ पर आपका बाकी का कंटेंट चालू होता है रिलेटेड टू योर कोड्स, हाउ टू डील विद द कोड्स, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। अगेन फॉर प्रिंसिपल्स व्हाट आई सेड, ओनली रीड द हेड पॉइंट्स, अंदर का लर्न करना है, इसको सिर्फ रीड करना है ये वाले पार्ट को, और अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। हाँ, लेकिन मेक श्योर वन थिंग कि आप एटलीस्ट ना एक दो इसके कीवर्ड्स तो भी ले रहे हो अपने आंसर में, पूरा ही ओन वर्ड्स मत कर देना। And then it is all about the principles. And the chapter ends. तो मैक्सिमम पार्ट तो ऐसा जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। अगेन आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 9 आई थिंक, दो चैप्टर्स है जो ओवरलैपिंग, जिसमें सिर्फ कोड्स दिए हुए हैं, तो एक जगह से पढ़ना, दूसरी जगह से सिर्फ मार्क करना, कॉपी पेस्ट है गवर्नेंस के मॉड्यूल में ही। अब चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं, हमारा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रिंसिपल्स, कोड्स, ऐसा सब कंटेंट बहुत बहुत कम है, एक दो पार्ट ही दिया है। बाकी ये चैप्टर में रिस्क मैनेजमेंट को लेकर टॉपिक ज्यादा है ना, और ये हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे, मैंने आपको स्टडी प्लान में ही बताया था। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत कम आता है। सो ये एकदम यूजुअल चैप्टर है, जनरल जैसे पढ़ते हैं उसको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी जैसा कुछ नहीं। यस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, इंटरेस्टिंग बोलूंगी, द रीजन अभी आपको समझ। Okay, now this chapter consists of 3 parts again. इसमें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखेंगे, कंपनी लॉ रिलेटेड दिखेंगे, और फंडिंग के एलओडीआर वाले। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंटेंट इतना रिपीटिंग है कि आपका आधा पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, स्टार्टिंग में दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेटेड, फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस दिए हुए। अब कैसे डील करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स दिए, 5 मार्क्स के लिए आया तो क्या, एज आई सेड अर्लियर, कॉमन पॉइंटर्स ढूंढो, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, बाकी तो एक सिंगल आंसर, इंडिपेंडेंट का, वुमन डायरेक्टर का, केएमपी का। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, अलग अलग कमिटीज के नाम, यू कैन मेक इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, सेकेंड इज एनआरसी कमिटी, थर्ड इज सीएसआर कमिटी, 3 पॉइंटर्स यहाँ हो गए। फिर एनएफआरए 4 पॉइंटर्स, अपॉइंटमेंट के 3 पॉइंटर्स, ऐसे करके आपके 7-8 पॉइंट्स ऐसे ही बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी रादर देन योर हार्ड स्टडी। ठीक है, हार्डवर्क करना है हमको, लेकिन थोड़ा स्मार्टली भी काम करना है। तो जहां पर आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे, क्लब इट, है ना। फिर इसके अंदर अब सेकंड कंटेंट आपका आएगा एलओडीआर का। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा आपके फंडिंग एलओडीआर में रिपीटेड है। लेकिन आप तो मेरी बात मानोगे नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है फंडिंग की बुक, फंडिंग का अपना मॉड्यूल है ना, फंडिंग एंड लिस्टिंग का मॉड्यूल, इट्स द चैप्टर एलओडीआर, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में अगर मैं फंडिंग में देखूंगी, ये देखो आपका प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स, रेगुलेशन नंबर 4, सब रेगुलेशन 1,
पूरे प्रिंसिपल्स दिए हुए आपके, राइट द शेयर होल्डर्स, टाइमली इंफॉर्मेशन, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सेम कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये रही गवर्नेंस की आपकी बुक है, देखो लेसन 2। ठीक है, ये राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, टाइमली इंफॉर्मेशन, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, बीओडी के बारे में अभी देखा हमने, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरा जो मैंने इतना हाईलाइट किया है रिपीटेड है फंडिंग में, सो देयर इज नो नीड टू स्टडी फ्रॉम हियर। इसको बस रेफरेंस देना, फंडिंग में पढ़ लिया ऐसा वहां लिख देना एंड रीड इट फ्रॉम हियर, है ना, लर्न वन करना नहीं है वापस हमको। नाउ उसके बाद अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन टॉपिक्स आएंगे थोड़े से, इसमें कमिटीज, प्रिंसिपल्स, देन अगेन ये टॉपिक जो है इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो है और थोड़ा कंपनी लॉ भी है, तो हम कंपनी लॉ को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो थोड़ा नीचे नीचे आओगे ना, इसमें ना कुछ कुछ पॉइंटर्स तुमको मिलेंगे जो बहुत कॉमन है, लेमन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ यू आर इन प्रोफेशनल, हम इतने तो वेल एजुकेटेड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम 5 पॉइंटर्स निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दीज, इतना लंबा लंबा इतने सारे पॉइंटर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। इन सबको एक बार रीड कर लो, अपने आप 5 पॉइंटर्स निकाल लो, लिख लो। देन डिस्क्लोजर्स अबाउट द मीटिंग, ये ड्राफ्टिंग में भी ना कहीं आता है, ऐसे लिस्ट आती है, और हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी है, जैसे कि डिस्क्लोजर्स में हम क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स किसने अटेंड की, किसने अटेंड नहीं की, रेम्युनरेशन क्या, कॉम्पोजिशन क्या था, चेयरमैन प्रेजेंट थे कि नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सारा कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पर, अगेन लर्न नहीं करना है, रीड करना है। अब देखो इसमें आपका कमिटीज वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ऑडिट कमिटी, ये हमने ना फंडिंग में ऑलरेडी कमिटीज का पार्ट है LODR के एरिया में, एंड दिस इज ऑल्सो रिपीटेड समवेयर इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, और ऑलरेडी हम इसको पढ़ते हुए आए हैं अपने एग्जीक्यूटिव से। सेक्शन 177 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, देन योर NRC कमिटी सेक्शन 178, योर CSR 135, ये पूरा रिपीटेड पार्ट है। मेरा बोलना आपको इन सब का समझाने का मतलब सिर्फ एक है कि जहां आपको रिपीटेड कंटेंट मिले, ओवरलैपिंग कंटेंट मिले, ऐसी चीज जो हमने देखी है, पहले सुनी है, हमने पढ़ी है, हम लिख सकते हैं खुद से, ऐसा आपको कहीं पर भी कंटेंट मिलेगा पढ़ते वक्त, उसको सिर्फ रीड करना, बाकी आप खुद के लिए आंसर लिख सकते हो एग्जाम में। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आप चैप्टर 2 को डील कर सकते हो, आधा चैप्टर तो ऐसा है जो आपका कवर हो जाएगा और बाकी चैप्टर आपको रीड करना पड़ेगा। विसल ब्लोअर, ये आपका जो विजुअल मैकेनिज्म का चैप्टर है, वहां पर ऑलरेडी आप कवर कर लेते हो इस पार्ट को। देन अगेन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो CPSE के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें रिपीट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ मीटिंग्स, देन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, ऑडिट कमेटी के बारे में लिखना है, हम सब लिख सकते हैं। ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है, पावर्स क्या होती है ऑडिट कमेटी की, रेम्युनरेशंस ऑफ द कमिटीज, all these things are very layman, and then again corporate governance related topics दिए होते हैं, and the chapter is done. So this chapter is combination of these three things, जो common content है उसको छोड़ दो, और इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये चैप्टर को पढ़ सकते हो। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑफ हाउ यू कैन स्टडी ईच ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है, एंड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हमें कैसे आंसर करना है। नाउ as promised from my side that हम चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी पे डील करेंगे, we have done that,
एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमने चैप्टर वाइज देखा, उन क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है, वी हैव सीन दैट. वी हैव आल्सो कवर्ड कि व्हाट शुड बी योर स्टडी अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर चैप्टर. In the last session, we have discussed how you can prepare a day before your exam for the subject. So as promised, I've completed all of the things from my side. Thank you so much for this session, and we'll meet in next session with a new subject. Thank you.